बीए प्रथम वर्ष हिंदी द्वितीय पत्र के अंतर्गत आज हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसके पहले हम अपभ्रंश का नाम लेते हैं, उसकी कौन कौन सी उपभाषाएं हैं उस पर विचार करते हैं। पहला है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली जो उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम लोग खड़ी बोली, जिसे कौरबी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली को रखते हैं। और राजस्थानी के अंतर्गत प्रमुख बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। गुजराती और पहाड़ी तो हैं अलग। फिर मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत में बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया ये भाषाएं आती हैं। फिर अर्धमागधी के अंदर पूर्वी हिंदी, अवधी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्री के अंदर मराठी, ब्राचर से सिंधी और पैसाची से लहंदा और पंजाबी भाषाएं मिश्रित हुई हैं। अब हम क्रम से एक एक भाषाओं पे विचार करते हैं, जो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, कहाँ की भाषा है, इसकी कौन सी लिपियां हैं, इसके कौन से प्रमुख ग्रंथ हैं। सिंधी। सिंधी मूलतः सिंध प्रदेश की भाषा है। अब सिंध में सिंधी बोलने वाले प्रायः मुसलमान ही रह गए हैं। सिंधी हिंदू प्रायः कच्छ, बम्बई, अजमेर तथा दिल्ली आदि जगहों में है। सिंधी भाषा का प्रयोग भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, जो दूसरी सदी में रची गई थी, में मिलता है। 7वीं सदी में ह्वेनसांग चीनी यात्री ने भी अपने यात्रा विवरण में इसका उल्लेख किया है। बाद में कुबलय माला, जो उद्योतन सूरी के द्वारा रचित है, 8वीं सदी में भी इसका उल्लेख है। सिंधी का प्राचीनतम पुस्तक महाभारत कही जाती है। इसकी रचना संस्कृत महाभारत के आधार पर 1000 ईस्वी से पूर्व हुई थी। सिंधी साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ शाहजो रिसालो है। इसके प्रमुख कवि अब्दुल करीम, शाह लतीफ, सचल और शामी आदि हैं। सिंधी की प्रमुख बोलियां 5-6 हैं। बिचौली मध्य सिंध में बोली जाती है, यही वहाँ की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा है। सिंधी की अपनी प्राचीन लिपि लंडा है। भारत में सिंधी अब नागरी लिपि में भी लिखी जाने लगी है। इसका संबंध ब्राचर अपभ्रंश से है। दूसरी भाषा है लहंदा। लहंदा पश्चिमी पंजाब कुछ भाग छोड़कर वहाँ की भाषा है। यह क्षेत्र पाकिस्तान में है। लहंदा शब्द का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम सूर्यास्त या उतरता। इसी से इसका नाम पश्चिमी भी है। यह पैशाची अपभ्रंश से संबंध रखती है। इसे पश्चिमी पंजाबी या डिलाही भी कहते हैं। इसकी प्रमुख बोलियां हिंदवी, जटकी तथा उच्ची है। प्राचीन काल में इसका नाम मुल्तानी भी था। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में इस भाषा को मुल्तान कहा है। पंजाबी, इसका अर्थ होता है 5 नदियों का देश। पंज प्लस आब, 5 नदियां सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम पंजाब प्रदेश की भाषा होने के कारण इसका नाम पंजाबी है। वर्तमान काल में भी इसका क्षेत्र पूर्वी पंजाब, दिल्ली की ओर का हिंदी तथा उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र छोड़कर तथा पाकिस्तान स्थित पंजाब के कुछ भाग को छोड़कर ये बोली जाती है। बोलने वालों में सिखों की प्रधानता के कारण इसे सिक्खी, खालसी आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। लहंदा पश्चिमी पंजाब पंजाबी की पूर्वी पंजाबी कहते हैं। लहंदा को पश्चिमी पंजाबी की पंजाबी को पूर्वी पंजाबी कहते हैं। गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी का विकास पैशाची या केकई अपभ्रंश से माना जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में पंजाबी सबसे पुरानी भाषा है। इसमें बहुत से प्राकृत शब्दों का अभी प्रयोग होता है, जैसे सप्त, अठ, कम, गड्डी, अद्दा आदि। हिंदी में विकसित रूप 7, 8, काम, गारी, आधा आदि प्रयुक्त होते हैं। इसके प्रथम कवि बाबा फरीद शकरगंज हैं। इसके प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक पुस्तकें नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरुदास तथा हीर रांझा के लेखक वारिस शाह आदि हैं। गुजराती, यह गुजरात की भाषा है। गुजरात शब्द का संबंध गुर्जर जाति के लोगों से है। गुजराती का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश के दक्षिणी पश्चिमी रूप से है। इसे नागर अपभ्रंश भी कहा गया है। प्राचीन गुजराती के प्रमुख साहित्यकार विनय चंद्र सूरी, राजशेखर एवं नरसिंह मेहता आदि हैं। गुजराती की लिपि अपनी है, जो देवनागरी से बहुत मिलती जुलती है। यह शिरोरेखा विहीन होती है। इसकी प्रमुख बोलियां नागरी, बम्बैया,
गामडिया, पाटीदारी, काठियावाड़ी आदि है। मराठी मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। इसका संबंध महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से है, किंतु अब मान्यता यह है कि महाराष्ट्रीय प्राकृत केवल महाराष्ट्र की प्राकृत न होकर पूरे राष्ट्र महाराष्ट्र की भाषा या तत्कालीन राष्ट्रभाषा थी। मराठी साहित्य के प्रमुख रचनाकार संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि हैं। संत ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी मराठी के प्राचीन साहित्य का सबसे आदि ग्रंथ है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। मराठी की सबसे प्रसिद्ध बोली कोंकणी है। ग्रियर्सन ने मराठी की 39 बोलियों का उल्लेख किया है। मराठी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। प्रसिद्ध बोलियां नागपुरी, धगरी, कुम्हारी, मरहठी, नतकानी, नतिया आदि है। उड़ीसा प्रांत बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी मेदिनीपुर, आंध्र के टेक्काली, उद्यानखंड तरला, इच्छापुर आदि, बिहार में सिंहभूम, सरायकेला आदि तथा मध्य प्रदेश में रायगढ़, सारगढ़, कांकेर, बस्तर आदि में बोली जाने वाली एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसका संबंध मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी भाग से है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग, उड देश या उत्कल मिलता है। आदिकालीन कवियों में लुईपा, सरहपा आदि बौद्ध गान और दोहा के कवि एवं सारला दास आदि प्रमुख कवि हैं। इसकी बोलियां कटकी, संभलपुरी या लड़िया, भत्री आदि है। उड़ीसा की अपनी लिपि है जो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। बंगाली मागधी अपभ्रंश के पूर्वी रूप से विकसित एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो प्रमुखतः बंगाल, पूर्वी और पश्चिमी में बोली जाती है। काव्य शास्त्र के ग्रंथों में गौड़ी रीत के रूप में भी इस अंचल की शैली की विशेषता की ओर अंकित है। बंगाली भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग मराठी की भांति अधिक होता है। हिंदी से बंगाली ने बहुत से शब्द लिए। दूसरी ओर हिंदी को भी उपन्यास, गल्प, रसगुल्ला, रूपसी आदि शब्द दिए हैं। प्राचीन बंगाली साहित्य में कृतवासी रामायण, काशी रामदास का महाभारत, चंडीदास की पदावली, केतका दास का क्षेमानंद काव्य आदि प्रमुख है। आधुनिक लेखकों में बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाश्वेता देवी का भी साहित्य के क्षेत्र में काफी योगदान है। प्रमुख बोलियां सराकी, खड़िया ठार, पहाड़िया ठार, सिलहटिया, चाकमा प्रमुख है। असमी यह असम की घाटी तथा उसके आसपास के लोगों द्वारा बोली जाती है। असम का प्राचीन नाम प्राग्ज्योतिष था। इसके बाद इसे कामरूप कहने लगे। असमी भाषा का संबंध पूर्वोत्तरी मागधी अपभ्रंश से है। इस भाषा का प्राचीनतम रूप है हेम सरस्वती द्वारा रचित प्रहलाद चरित नामक काव्य ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन असमी साहित्यकारों में पीताम्बर, शंकरदेव, माधवदेव तथा सूर्यखरी, बलदेव आदि प्रमुख हैं। असमी लिपि मैथिली तथा बंगाली की तरह नागरी के पूर्वी रूप से विकसित है। मणिपुर राज्य, सिलहट और कछार के हिंदुओं द्वारा इसकी मयांग, इसका अन्य नाम विष्णुपुरिया भी है, बोली जाती है। इस प्रकार हम सामान्य रूप से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, खरी बोली या कौरबी, बांगरू या हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज को, राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी को, पहाड़ी के अंतर्गत खस अपभ्रंश से जो निकली है इसकी लिपि देवनागरी है। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी पहाड़ी जिसकी भाषा नेपाली या खसखुरा है, मध्य पहाड़ी जिसे हम गढ़वाली जो गढ़वाल मसूरी में बोली जाती है, और कुमायूनी जो नैनीताल अल्मोड़ा में बोली जाती है। पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत शिमला का निकटवर्ती भाग है। और बिहारी बोलियों के अंतर्गत हम मैथिली, भोजपुरी, मगही को रखते हैं जो मागधी अपभ्रंश से निश्चित है। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुखतः वही ध्वनियां हैं जो प्राकृत अपभ्रंश आदि में थी। री का प्रयोग तत्सम शब्दों में लिखने में चल रहा है, किंतु बोलने में यह स्वर न रहकर व्यंजन के रूप में र के साथ ई और उ का स्वर का योग रह गया है। उत्तरी भारत में इसका उच्चारण री एवं गुजराती में रू होता है। व्यंजनों में जहां तक उष्मों का प्रश्न है, लिखने में श, श, स तीनों का प्रयोग हो रहा है, किंतु उच्चारण में केवल दंत श और तालब श 2 ही हैं। मूर्धन्य श भी तालब श के रूप में ही उच्चारित होता है। चवर के उच्चारण में आधुनिक काल में एक रूपता नहीं है। हिंदी में ये स्पर्श संघर्षी है, परंतु मराठी में च का उच्चारण त और दंत संयुक्त तथा ज का उच्चारण द, हलंत और ज जैसा भी है।
संयुक्त व्यंजन ज्ञ ज्ञ के रूप में के शुद्ध उच्चारण का लोप हो चुका है। उसके स्थान पर ज्ञ ज्ञ आदि के उच्चारण चल रहे हैं। विदेशी भाषाओं के प्रभाव स्वरूप आधुनिक भाषाओं में कई नई ध्वनियां आई हैं, जैसे ख, ख, ग, ज, फ, आ। इन ध्वनियों का लोक भाषा में क, ख, ग, ज, फ, आ के रूप उच्चारण हो रहा है, किंतु पढ़े लिखे लोग इन्हें मूल रूप में बोलने का प्रयास करते हैं। प्राकृत आदि में जहां समीकरण के कारण व्यंजन द्वित्व या दीर्घ, जैसे कर्म का कम, हो गए थे, आधुनिक काल में द्वित्व में केवल एक रह गया और पूर्ववर्ती स्वर में क्षति पूरक दीर्घता आ गई, जैसे कम, काम, अठ, आठ। अपभ्रंश में संस्कृत, पाली आदि की तुलना में रूप कम हो गए थे। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में भी रूप कम हो गए हैं। इस प्रकार भाषा सरल हो गई है। संस्कृत आदि के कारक के तीनों वचनों में लगभग 24 रूप बनते थे, प्राकृत में 12 हो गए, अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भारतीय भाषाओं में केवल 2, 3 या 4 रूप हैं। क्रिया के रूपों में भी पर्याप्त कमी हो गई है। रचना की दृष्टि से संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि की भाषा योगात्मक थी। योगात्मक अपभ्रंश से प्रारंभ हुई और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में नाम और धातु दोनों दृष्टियों से पूर्णतया वियोगात्मक हो गई है। संस्कृत में वचन 3 थे, मध्यकालीन आर्य भाषाओं में ही द्विवचन समाप्त हो गया और आधुनिक काल में भी केवल 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में लिंग 3 थे। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की स्थिति में यही थी, परंतु आधुनिक काल में 2 लिंग का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। आधुनिक भाषाओं में प्राचीन तथा मध्ययुगीन से शब्द भंडार की दृष्टि से भी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें काफी शब्द अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, पश्तो तथा अंग्रेजी के शामिल हो गए हैं। इससे पूर्व मध्यकालीन आर्य भाषाओं में केवल तत्सम, तद्भव तथा देशज शब्दों की बहुलता थी। तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो रहा है और पारिभाषिक शब्दावली की भी इस पर परिभाषित शब्दावली की कमी दूर करने के लिए नए शब्द बनाए गए और अपनाए जा रहे हैं।